आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो ए है, आफ्टर रीअपोर्शनमेंट उसमें कॉस्ट कितनी एक्यूमुलेट हो चुकी है, ये टेबल नंबर 1 में टोटल दिया हुआ है बोल्ड करके 2,09,000। अब कल मैंने ये बात कही थी कि अगर तो प्रोडक्ट एक ही है फिर फर्दर काम नहीं करना, अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा होंगे तो जितनी रीअपोर्शन कॉस्ट होगी वो प्रोडक्ट्स में डिवाइड करनी है, और डिवाइड यूनिट्स रेशो की बेस पे, और रेशो वो यूनिट की बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट्स कितने, 1,60,000, टोटल कितने हो गए 1,60,000। तो बेटे क्या करेंगे 1/160 इंटू 2 लाख। ठीक है, इसी तरह सेकंड डिपार्टमेंट की कॉस्ट को भी इसी तरह पोर्शन कर लें और फिर प्रोडक्ट वाइज आपने टोटल कर लिया। हाँ जी जनाब, इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। हाँ जी, अब हो जाएगा बेटा जी? जी बेटे हो जाएगा। अच्छा बेटे नेक्स्ट में चलते हैं। देखो रिक्वायरमेंट क्या है, ए पार्ट में कैलकुलेट कीजिए प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट फॉर अल्फा एंड बीटा। इसमें भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, वही बात है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट को प्रोडक्ट वाइज बताना है। कौन सी एक्चुअल कॉस्ट जो रीपोर्शन हो चुकी होगी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ चुकी होगी वो प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा, और डिवाइड करने के लिए डेफिनेटली वो बेस बताएगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना बताए। अगर नहीं बताई तो यूनिट की बेस पे कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में कॉस्ट आ रही है 2,09,000, आपने यूनिट की बेस पे दोनों प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज सेम यू हैव टू डन इन दिस क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन का डाटा फिर भी हम एक दफ़ा पढ़ेंगे वन टाइम। जी बेटे इसमें क्या कहता है, ओमेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स अल्फा एंड बीटा। दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड थ्रू फैब्रिकेशन एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। दो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और क्वालिटी कंट्रोल और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट आपके क्या हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। OIL allocates production overheads to alpha and beta at a predetermined rate of 1300 and 500 per unit। सेम वही सिनेरियो जो प्रीवियस एग्जांपल में था, उसने प्रोडक्ट वाइज आपको OAR दिया हुआ था, और फिर प्रोडक्ट वाइज ही आपने एब्जॉर्ब कॉस्ट फाइंड आउट की, फिर प्रोडक्ट वाइज ही अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन फाइंड आउट करके टोटल कर लिया। सेम बेटे आपको यहाँ पे भी यही काम करना। अब क्योंकि OAR क्वेश्चन में गिवन है इसलिए मजीद बजटेड इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं भाई, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन सार एडजस्ट करें किस में, CGS में, प्रॉफिट में एडजस्ट ना करें, उसने ये बात बोल दी। फॉलोइंग एक्चुअल डाटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ OIL फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के मंथ में इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसने टोटल भी दे दी, डिपार्टमेंट वाइज भी दे दी, एलोकेशन करके दी हुई है। आपने अपोर्शन किस किस को करना है, फैक्ट्री रेंट को, पावर को, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट को, और अपोर्शन करने के लिए बेटा उसने बेसिस दी और जिसकी सिलेक्शन अब आपको आ चुकी है। उसने इंफॉर्मेशन में कॉस्ट ऑफ प्लांट दिया हुआ है, फ्लोर एरिया दिया हुआ है, पावर दी हुई है, हाँ जी, और फिर जब तमाम डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट को कॉस्ट चार्ज हो जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट हमें क्या करना है बेटे, रीअपोर्शनमेंट करनी है। और रीअपोर्शनमेंट के लिए देखो वो उससे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, यस रीअपोर्शनमेंट करने के लिए सर्विस प्रोवाइडेड बाय का वर्ड यूज़ किया गया है। आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट 40% सर्विसेज दे रहा है फैब्रिकेशन को, 60% दे रहा है फिनिशिंग को, और वो अपनी सर्विसेज लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को नहीं दे रहा, जबकि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी फैसिलिटेट कर रहा है और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी फैसिलिटेट कर रहा है। यस, रीअपोर्शनमेंट किए उसके बाद आपको क्या करना होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट में डिवाइड करना है, और देखो इसने खुद बता दिया कैसे डिवाइड करना है। यस, आवर्स वर्क फॉर अल्फा, जो आपका फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट है वो 70% टाइम स्पेंड करता है अल्फा के लिए, 30% टाइम स्पेंड करता है बीटा के लिए, तो इसी रेशो से आपने इसकी रीअपोर्शन कॉस्ट को डिवाइड कर देना। ठीक है, रीअपोर्शनमेंट किए
आपकी सारी की सारी फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट आ चुकी है उसका 70% दे दोगे अल्फा को और 30% दे दोगे बीटा को। और जो आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट होगा इसका बेटे आप क्या करोगे, 60% अल्फा को दे दोगे और बीटा को 40%। किसका 60 एंड 40%? जो इस डिपार्टमेंट में आफ्टर रीअपॉर्शनमेंट कॉस्ट आ चुके हो। इजी हो गया क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे फर्दर क्या कहता है, 8000 यूनिट्स जो हैं वो अल्फा के और 10,000 यूनिट्स ऑफ बीटा के प्रोड्यूस्ड हुए हैं इन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। OAR गिवन था इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल ये गिवन है, मल्टीप्लाई करोगे क्या प्रोडक्ट वाइज एब्जॉर्ब कॉस्ट आएगी, फिर एक्चुअल कॉस्ट भी आप प्रोडक्ट वाइज फाइंड आउट कर चुके होंगे आफ्टर रीअपॉर्शनमेंट, फिर क्या करोगे जी बेटे, फिर बता दो। हाँ, कंपैरिजन कर लेंगे तो क्या आएगा, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। अब मुझे याद करवाओ, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का मजीद क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं, अंडर एब्जॉर्ब होगा तो सीजीएस में ऐड होगा, ओवर एब्जॉर्प्शन होगा तो सीजीएस माइनस। अब इसकी बेस पे देखो उसने बी पार्ट क्या कहा हुआ है, कहता है मेक जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड। अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड किसे कहते हैं, एब्जॉर्ब। एक तो एब्जॉर्ब की कहता है एंट्री बनाओ, एक कहता है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एंट्री बनाओ। इट्स सो इजी। देखो मैंने आपसे कहा था इन दिस चैप्टर हम प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो का सिर्फ एक ही काम करें, कॉस्ट को एफओएच के अकाउंट से निकालते हैं और डब्ल्यूआईपी के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो चार्ट की हेल्प से मैंने आपसे कहा था आपके सिलेबस की जितनी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी कवर अप होगी। तो वो जब एब्जॉर्ब कॉस्ट पूछे तो उसकी एंट्री क्या बनाओगे, कीप इन माइंड एब्जॉर्ब कॉस्ट एफओएच के अकाउंट से निकलती है, डब्ल्यूआईपी को चार्ज होती है, डब्ल्यूआईपी डेबिट और एफओएच अकाउंट क्रेडिट। ये बात पहले हुई हुई, शाबाश। अब आज हम एंट्री बनाना सीखेंगे कि अगर अंडर एब्जॉर्ब होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, ओवर एब्जॉर्ब होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी। उसके लिए जस्ट इनकी एडजस्टमेंट्स याद रखनी है। अंडर एब्जॉर्ब सीजीएस में ऐड होता है, वो सीजीएस को बढ़ाता है। अगर सीजीएस बढ़ेगा वो कॉस्ट है, उसका नॉर्मल बिहेवियर डेबिट होता है, अगर वो बढ़ेगी तो सीजीएस को डेबिट करोगे। और बिकॉज ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन को सीजीएस में से क्या करते हो, माइनस करते हो। अब उससे सीजीएस कम होगा और जब सीजीएस कम होगा क्रेडिट। बस अगर ये बात समझ में आ गई है तो एंट्री बन गई है बेटे। अंडर एब्जॉर्ब सीजीएस को बढ़ाता है, अंडर एब्जॉर्प्शन की एंट्री में सीजीएस डेबिट और ओवर एब्जॉर्प्शन की एंट्री में सीजीएस क्रेडिट। अब मिसिंग क्या हो, एफओएच। अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री बनेगी सीजीएस डेबिट और एफओएच अकाउंट क्रेडिट। ओवर एब्जॉर्ब की एंट्री बनेगी एफओएच डेबिट और सीजीएस क्रेडिट। इजी है। चलो भाई आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। ऑनवर्ड भी क्वेश्चंस बेटे ऐसे ही हैं। जरा आइएगा एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या पॉइंट चेंज है, क्या सिखा रहा है, बल्कि सिखा चुका था, क्या रिकॉल करवा रहा है। हमने ये बात की थी कि आफ्टर रीअपॉर्शनमेंट आपके सर्विस डिपार्टमेंट में कॉस्ट 0 होनी चाहिए। एग्रीड। वैसे तो आपके जो सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं रेयर चांसेस हैं कि वहां कोई डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट एक्सपेंस हो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट सारे डिपार्टमेंट्स की होती है। लेकिन इन केस अगर सर्विस डिपार्टमेंट में कभी भी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस दिए हुए तो आपने उनकी भी रीअपॉर्शनमेंट करनी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर उसने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दी उसको इग्नोर कर देना है, वो एफओएच एनालिसिस यूनिट एलोकेशन अपॉर्शनमेंट से गो थ्रू नहीं होता। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में जस्ट एक ये नया पॉइंट है। क्या नया पॉइंट है कि बेटे अगर इन केस उसने कभी भी आपको कंफ्यूज करने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट में कोई किसी भी किस्म की डायरेक्ट कॉस्ट दे दी, डायरेक्ट मटेरियल दे दिया या डायरेक्ट लेबर दे दिया, तो उसको भी आपने रीअपॉर्शन करना होगा। क्योंकि आफ्टर अगर नहीं करोगे तो सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट कॉस्ट स्टैंड रहेगी, रीअपॉर्शनमेंट कंप्लीट नहीं हो सकती। अब यहाँ देखिएगा, अल्फा लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स डिपार्टमेंटल बजट्स एंड प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर
Cost and the related data for the year ending 31st December 2014 have been estimated as follow. ये estimated cost given है. हाँ, अब इसमें देखो डायरेक्ट वेजेस आपको मशीनिंग डिपार्टमेंट में भी गिवन है और असेंबली डिपार्टमेंट में भी गिवन है और फिनिशिंग में भी गिवन है. अच्छा, यहाँ पे मेंटेनेंस में गिवन नहीं है. एक थी एग्जांपल जिसमें ऐसा उसने दिया हुआ था, लेट मी कंफर्म. अच्छा, वो नेक्स्ट एग्जांपल में गिवन है. ठीक है, ये एग्जांपल सिंपल है. डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल आपको गिवन तो हैं, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में गिवन है, आपको सर्विस डिपार्टमेंट में गिवन नहीं है. बाकी एक्सपेंसेस दिए हुए, रीपोर्शनमेंट करनी है और आपसे रिक्वायर क्या किया गया है, आपने डिपार्टमेंट वाइज OAR फाइंड आउट करना. और ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि OAR हम डिपार्टमेंट वाइज फाइंड आउट कैसे करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 8 में गिवन है ये बात. एट में जरा देखिएगा. Zyka Limited is engaged in the business of manufacturing fruit jam. It has 3 production and 2 service departments. And the following information is available from ZL's record for the month of August 2013. Rent rates, indirect wages, journal heating, lighting, power, depreciation of machine. ये total expense given है, डिपार्टमेंट वाइज given नहीं है, इसलिए हमें क्या करनी है, apportionment. Following further information relate to the department is as follow. जरा गौर कीजिएगा, आपको डायरेक्ट वेजेस ना सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के गिवन हैं बल्कि यस, तो आपने जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के दिए होंगे उनको कुछ नहीं करना, इग्नोर कर देना. लेकिन ये जो सर्विस डिपार्टमेंट में 8,000 and 20,000 दिया हुआ है, ये सर्विस डिपार्टमेंट के ऑपोजिट लिखना है ताकि वो रीअपोर्शनमेंट प्रोसेस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफर हो जाए. चेक कीजिएगा आंसर टेबल में, क्या उसने ऐसा किया ना. देखो, डायरेक्ट वेजेस सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के ऑपोजिट लिखी हुई है ताकि ये भी रीअपोर्शनमेंट प्रोसेस से गो थ्रू हो जाए. बाकी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है अपोर्शनमेंट के लिए. पावर कंज्यूम गिवन है, फ्लोर एरिया गिवन है, लाइट के पॉइंट्स गिवन है, प्रोडक्शन आवर्स गिवन है, लेबर आवर्स गिवन है पर बॉटल, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ताकि जो आपको बाकी एक्सपेंसेस गिवन है आप उनकी अपोर्शनमेंट कर सकें. After production, the jam bottles are finally packed in a carton consisting of 12 bottles. एक कार्टन में 12 नंबर ऑफ बॉटल्स हैं और ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो बॉटल वाइज और टोटल गिवन है. अब कहता क्या है, द सर्विस डिपार्ट. अच्छा, अब आगे नेक्स्ट में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ आपने ट्रांसफर कैसे करना है. रॉ material and packing material cost of 36, labor cost is 25 is incurred on each bottle. ये इंफॉर्मेशन हमें क्यों दी जा रही है, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. कहते हैं कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ ईच कार्ट. अब अगर आपको याद हो, ये रिक्वायरमेंट पहले भी एक एग्जांपल में आई. मैंने आपसे कहा जब भी वो आपसे कॉस्ट रिक्वायर करेगा, कॉस्ट मीन प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट आपने कैसे एक्यूमुलेट करनी है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एक्सपेंसेस प्लस FOH. अब उसने आपसे कहा है कि एक बॉटल की आपको मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट एक बॉटल की गिवन है, लेकिन पूछिए कार्टन की है. एक कार्टन में 12 बॉटल्स हैं, तो ये जो कॉस्ट पर बॉटल है 12 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या कॉस्ट पर कार्टन आएगी? यस. लेकिन ये तो सिर्फ मटेरियल लेबर की आएगी. इसमें क्या ऐड करना है? FOH. और FOH हमेशा कौन सा लेते हैं? एब्जॉर्ब्ड. FOH हमेशा कौन सा लेते हैं? एब्जॉर्ब्ड. एब्जॉर्ब कैसे आएगा? OAR इनटू एक्चुअल एक्टिविटी, प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल एक्टिविटी. इसी वजह से, और OAR तब तक नहीं आ सकता जब तक रीपोर्शनमेंट नहीं होती. रीपोर्शनमेंट के बगैर नहीं होती. तो पूरा सीक्वेंस है इस चैप्टर का. इसमें आप क्या करोगे, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीपोर्शनमेंट, डिपार्टमेंट वाइज OAR जो आएगा उसकी बेस पे पर बॉटल एब्जॉर्ब कॉस्ट फाइंड आउट कीजिएगा. FOH की एब्जॉर्ब कॉस्ट पर बॉटल, उसे बाद में 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कॉस्ट पर कार्टन आ जाएगी? ओके. अब ये चैप्टर विद 100% प्रैक्टिस आपका कंप्लीट हो गया.
अब हमने कुछ नई डिस्कशन करनी है, बेस बनानी है अपने नेक्स्ट चैप्टर की। बेटे देखो, हमारी मार्केट में ना बहुत सारी चेंजेस आई हैं, जर्नल डिस्कशन है, गौर से सुननी है। हमारा मार्केट स्ट्रक्चर और हमारे प्रोडक्ट में, हमारे कंपटीशन में, हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। क्या चेंजेस आई हैं? एक ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग ईरा था, एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग ईरा है। ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग ईरा में आप वर्कर से काम ज़्यादा करवाते थे, लेबर इंटेंसिव थे, मैकेनाइज्ड नहीं थे। अब आप कैपिटल इंटेंसिव हो, मैकेनाइज्ड काम करते हो। इससे लेबर कॉस्ट, जो मोस्टली डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, लेबर कॉस्ट कम हो गई और मशीन से रेलेवेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ गई। पहले पुराने ज़मानों में प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी और प्रोडक्ट एक दफ़ा मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता था, वो मैनी ईयर्स मार्केट में एग्जिस्ट करता था, आपके प्रोडक्ट की लाइफ लॉन्ग थी। लोग मजबूर थे वही खरीदेंगे। क्यों? उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। क्यों नहीं था? क्यों? इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं थी, मैस कम्युनिकेशन के वेज नहीं थी, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, रोड्स नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे। लोग एक लिमिटेड एरिया में ज़िंदगी गुजारते थे, उनको यही नहीं पता होता था साथ वाले शहर में क्या हो रहा है, साथ वाले गांव में क्या हो रहा है। तो वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है, उसने चीज़ बनानी और अपनी मनमानियाँ करनी, उसका कंट्रोल होता था ओवर द मार्केट। लेकिन जब चेंजेस आई विद द पैसेज ऑफ टाइम, कस्टमर के पास ऑप्शंस आए, बहुत सारे अवेलेबल हो गए, मैन्युफैक्चरर लोकल भी बढ़ गए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी बढ़ गई। अब कस्टमर को आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए। चीज़ ख़राब हुई नहीं हुई, चीज़ बिल्कुल ठीक है, बस उसकी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है जब उसका नया मॉडल मार्केट में आ जाता है। एम आई राइट? इन तमाम चेंजेस की वजह से हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया। पुराने ज़माने में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा होते थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कम होते थे, लेकिन इन चेंजेस की वजह से आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, और जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ गए, उनकी वेटेज भी बढ़ गई, उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई। जब वेटेज एंड इंपॉर्टेंस बढ़ गई, हमने कहा हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज़ नहीं करना इनडायरेक्ट कॉस्ट को ट्रीट करने के लिए। इनडायरेक्ट कॉस्ट यूनिट को चार्ज करने के लिए मुझे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ नहीं करनी, क्योंकि उसमें बड़े सारे फ्लॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। वो आजकल के ज़माने में यूज़ नहीं हो सकते, वो हमें पहले भी मालूम थे, लेकिन वो इग्नोरेबल थे। क्यों? पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट होती माइनर सी थी। जब इनडायरेक्ट कॉस्ट की वेटेज बढ़ गई, अब उसका एक्यूरेटली ट्रीट होना ज़रूरी है। इनडायरेक्ट कॉस्ट की ट्रीटमेंट रॉन्ग हुई, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट रॉन्ग हुई, उसने सीजीएस में जाना है, सीजीएस रॉन्ग हुआ, सीजीएस की बेस पे प्रॉफिटेबिलिटी रॉन्ग हुई, प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पे सारे वेरिएंसेस रेशियोज रॉन्ग हुए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट रॉन्ग हुई, डिसीजंस रॉन्ग हुए। आते हैं क्या प्रॉब्लम है, और फिर डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है इन द कैलकुलेशन ऑफ OAR। आप जब OAR कैलकुलेट करते हो, आप क्या करते हो? टोटल बजटेड रीअपोर्शन्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड, टोटल बजटेड एक्टिविटी, ऐसे ही है ना? बजटेड एक्टिविटी लेवल में हम किस को लिया करते थे? या तो वो आपके बजटेड लेबर आवर्स हो सकते हैं, आपके बजटेड मशीन आवर्स हो सकते हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं। यस, आप सही कह रहे हो। एनी कंपोनेंट ऑफ, यस, प्राइम कॉस्ट का कोई भी कंपोनेंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ज़्यादा मोस्टली हम किसको बेस बनाया करते थे? लेबर आवर्स को, क्योंकि हम पहले लेबर इंटेंसिव थे, तो लेबर आवर्स को बेस बनाते थे। अब जब आप लेबर आवर्स को बेस बना रहे हो, तो आप इन दोनों कंपोनेंट में कोरिलेशन डेवलप कर रहे हो, और कोरिलेशन वहाँ डेवलप होता है जहाँ पे आप कहोगे कि आपकी ये जो टोटल बजटेड रीअपोर्शन कॉस्ट है वो इस फैक्टर पे बेस कर रही है। देखते हैं क्या वाकई जो आपकी टोटल रीअपोर्शन कॉस्ट है वो लेबर आवर्स पे डिपेंड करती है या नहीं डिपेंड करती, डिस्कस करते हैं।
आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा रीपोर्शन कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट आती है, जो एलोकेट और एपोर्शन हुई होती है। चलो भाई उसमें क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या लेबर आवर्स पे डिपेंड करता है? नहीं। इनडायरेक्ट लेबर है, वो लेबर आवर्स पे डिपेंड करता है, यस टू सम एक्सटेंट। आइए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बहुत सारी एग्जांपल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की पड़ी, चलें उसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं। हीट एंड लाइट, क्या वो लेबर आवर्स पे डिपेंड कर रहे? नो। पावर लेबर आवर्स पे डिपेंड करती? नो। कैंटीन एक्सपेंस डिपेंड करता है? यस। क्या इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डिपेंड करती? नो। क्या इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग डिपेंड करती? नो। अरे ये क्या, आपके मोस्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेबर आवर्स पे तो बेस ही नहीं कर रहे। तो अगर उस पे बेस नहीं कर रहे तो क्या आपने कोरिलेशन सही डेवलप किया? आपके जो रीपोर्शन का टोटल करके एक ही एक्टिविटी पे डिवाइड करके कोरिलेशन डेवलप करे वो रॉन्ग है, तो ओआर रॉन्ग है। ओआर रॉन्ग है, उसकी बेस पे एब्जॉर्ब कॉस्ट आपने कैलकुलेट की, वो रॉन्ग है। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन रॉन्ग है, सीजीएस रॉन्ग है, प्रॉफिट रॉन्ग है, डिसीजन मेकिंग सारा कुछ रॉन्ग है। ये पहले बियरेबल था, ओके, नो इशू एट ऑल, क्योंकि आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट एफओएच कॉस्ट टोटल के कॉस्ट का माइनर सा पार्ट थी। अब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्या करें, सोच में पड़ गए। तो सोचिए, मिलके सोचते हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। मेरे जहन में एक सॉल्यूशन है, और वो क्या है, मैं जो डिफरेंट नेचर के एक्सपेंसेस को सम अप करती हूँ और किसी एक एक्टिविटी को बेस बनाते हुए उसे यूनिट्स को चार्ज कर देती हूँ और गलती करती हूँ। हम डिफरेंट नेचर ऑफ एक्सपेंसेस को अलग अलग ना रखें। अगर हम डिफरेंट नेचर ऑफ एक्सपेंसेस को अलग अलग रखेंगे और उनके अप्रोप्रिएट ड्राइवर की बेस पे यूनिट की तरफ ट्रांसफर करेंगे, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है? यस, एंड दिस इज द सॉल्यूशन गिवन टू अस बाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको हम ऑनवर्ड एब्रीवेट करेंगे विद एबीसी, इसे हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। उसने कहा अलग अलग ट्रांसफर करो। भाई अगर अलग अलग ट्रांसफर करना है तो अलग अलग ओआर होंगे, नो इशू। वहां सिंगल ओआर होता है, अगर फ्लैट रेट को यूज करें, डिपार्टमेंट वाइज को यूज करेंगे तो जितने डिपार्टमेंट, यहाँ मल्टीपल ओआर्स होते हैं। क्यों? हर डिफरेंट नेचर ऑफ एक्सपेंस को अलग ट्रांसफर करते हैं। मजीद आसान बनाने के लिए और कंपैरिजन के लिए मैं आपके सामने एक चार्ट बना रही हूँ। हम पहले इसको रिकॉल करते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टेप क्या सीखे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट यूनिट को चार्ज कैसे की, हम ये सीखते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट का नाम क्या है? एफओ से कॉस्ट कहाँ गई? डिपार्टमेंट से कहाँ आई? यूनिट्स। चलो जी, कैसे डिपार्टमेंट्स को चार्ज हुई? पहले क्या किया? एलोकेशन। फिर क्या किए? फिर रीअपोर्शनमेंट। आफ्टर देन ओएआर। फिर लास्ट में अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। ये पढ़े हमने। यहां क्या करते हैं, पहले कंपैरिजन चार्ट बनाती हूं, फिर उसके बाद मैं डिफरेंसेस को डिस्कस करूंगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी एफओएच को ही डील कर रही है। और हमेशा ये कॉस्ट सबसे पहले कौन से यूनिट्स को चार्ज होती है? WIP। चार्ज होगी तो ये कंप्लीट होंगे ना। डिफरेंसेस देखिएगा, सबसे पहला डिफरेंस क्या है आपको नजर आ रहा है? हम इफ एफओएच कॉस्ट को किसको चार्ज करते हैं? डिपार्टमेंट्स, क्योंकि यहाँ हमारा मानना है कि डिपार्टमेंट्स की वजह से ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बियर करना पड़ते हैं। ना डिपार्टमेंट्स होंगे ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंकर्ड होगा। एक छोटी सी एग्जांपल सुनिएगा। हम ना ये बड़ी दफ़ा, मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी। हम बीमार हो गए, हम किसी डॉक्टर के पास गए, इवन स्पेशलिस्ट के पास चले गए, उसको बताया ये प्रॉब्लम्स हैं। उसने क्या किया, सुना और ये प्रेस्क्रिप्शन में ढेरों ढेर मेडिसिन लिख दी
अपनी अच्छी खासी उसने फीस भी चार्ज की, मैं स्पेशलिस्ट हूँ, और जो करंट मेडिसिन है वो मैं पढ़ के आया हूँ, करंट ट्रीटमेंट्स पढ़ के आया हूँ, इसलिए मैं आपसे हाई चार्जेस कर रहा हूँ। अब उतनी बड़ी चौड़ी प्रेस्क्रिप्शन क्यों लिखी, ज़्यादा मेडिसिन क्यों रिकमेंड की? इसलिए कि उसने सोचा ये जो बता रहे हैं इनको ये प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम ए हो सकता है, उसकी मेडिसिन भी लिख दी, प्रॉब्लम बी हो सकता है, उसकी मेडिसिन भी लिख दी, प्रॉब्लम सी हो सकता है, उसकी मेडिसिन भी लिख दी। फिर उसने सोचा कि मर आ जाएगा, स्टमक अपसेट हो जाएगा, उसने स्टमक को कंट्रोल करने के लिए उसकी मेडिसिन भी लिख दी। ऐसा होता है ना। और वो एलर्जी वर्जी ना हो जाए, एंटी एलर्जी की भी लिख देता है गधा। नींद आ जाए, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो खुद ब खुद उस चीज़ को विद इन सम टाइम पीरियड एडजस्ट कर लेता है। उसने कहा नींद वींद भी इनको दे दो, ये चिल्लाएं चुल्लुएं नहीं। अच्छा भाई, हम बड़े तसल्ली हुए कि भाई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, पैसे चार्ज किए, क्वालिटी अच्छी होगी। हम घर आए, सुबह भी खाई मेडिसिन, शाम भी खाई, अगले दिन भी खाई। फिर हमने इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ निकाली कि है गधा। ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने गए थे, एक मजीद बीमारी हम अपने साथ ले आए। फिर हमें बड़ों ने समझाया कि आजकल की नस्ल बात नहीं सुनती, इधर आओ बेटा। हम गए, जी फरमाइए। उन्होंने कहा कि वहाँ एक सियाना डॉक्टर बैठा है, पुरानी साइंस पढ़ी हुई है, पुरानी डॉक्टरेट पढ़ी हुई है, मेडिसिन पढ़ी हुई है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें सही गाइड करेगा। हमने कहा वो क्या करता है, 10 रुपये लेता है, उसको 10 रुपये में क्या पता क्या करना है क्या नहीं करते। हम बड़ों, उन्होंने कहा जाओ तो सही। हम गए, उसको अपना प्रॉब्लम बताया, उसने गौर से सुना। सुनने के बाद ना उसने हमें एक डोज दी, एक मेडिसिन दी। उसने कहा जाओ ये खाओ और तुम ठीक हो जाओगे। हम घर आए, मेडिसिन खाई, वाकई में जादू हो गया। हमने ये तो कोई जादूगर है, इसके पास एक ही उसकी छोटी सी मेडिसिन से हम क्योर हो गए। फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया, डॉक्टर के पास गए, हमने कहा उसने इतनी ढेरों ढेर और मॉडर्न एडवांस जो है वो मेडिसिन हमें दी, एंटीबायोटिक भी दिए, सब कुछ दिया, हमसे नहीं मजीद बीमार हो गए। आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि भाई एक छोटी सी मेडिसिन दी, शायद उनकी दवाइयाँ नकली, आपकी दवाई असली है, वजह क्या बताएं? उन्हें समझाया बेटा गल सुनो। मैंने तो आपकी बात गौर से सुनी और मुझे आपका डिजीज, आपका प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो जब प्रॉब्लम समझ में आ गया, मैंने एक मेडिसिन दी, आप क्योर हो गए। वो प्रॉब्लम नहीं समझ सका था कि प्रॉब्लम क्या, बीमारी क्या, डिजीज क्या है। जब वो समझ नहीं सका तो वो आप क्योर कैसे होते? तो उसकी वजह से क्या हुआ, आप ठीक नहीं हुए, आपको क्या हुआ, मजीद प्रॉब्लम्स हो गए। यहाँ सेम इज है, हंस रहे बच्चे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहती है कि बेसिकली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डिपार्टमेंट्स की वजह से इंकर्ड नहीं होते, एक्टिविटीज की वजह से इंकर्ड होते हैं। आपने रीजन गलत ढूंढी है एक्सपेंस के इंकर्ड होने की। अगर वजह गलत, देखो आप तब तक क्योर हो ही नहीं सकते जब तक ट्रू रीजन आपके सामने नहीं होती। If you want to control the cost, if you want to reduce the cost, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, the reason for the incurrence of cost. कॉस्ट भाई इंकर्ड क्यों होती है, वजह ढूंढ लो, कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी खुद ब खुद। तो ये कहते हैं डिपार्टमेंट्स आर नॉट द रीजन फॉर द इंक्रेंस ऑफ कॉस्ट। बेसिकली हम बिजनेस में जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी वजह से कॉस्ट इंकर्ड होती है। अच्छा ऐसा है, चलो समझते हैं। आप मुझे बताओ मार्केटिंग का एक्सपेंस मुझे कब बियर करना पड़ेगा? क्या उसके लिए मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होना जरूरी है या मार्केटिंग की एक्टिविटी का परफॉर्म होना जरूरी है? अब जो स्मॉल बिजनेसमैन है उसका तो कोई अलग से सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं होता। क्या वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता? क्या उसके पास ये राइट नहीं है? वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, उसको ये एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। फाइनेंस कॉस्ट कब इंकर्ड होती है? जब कर्जा लोगे और उस पर इंटरेस्ट का एक्सपेंस इंकर्ड होगा। क्या उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का होना जरूरी है? नो। आपके वर्कर्स का ट्रेनिंग का एक्सपेंस कब इंकर्ड होगा? जब ट्रेनिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। क्या उसके लिए एचआर डिपार्टमेंट और ट्रेनिंग सेशन बाकी डिपार्टमेंट अलग से बनाना जरूरी है? नो। तो एबीसी कहती है इनडायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड होने की रीजन क्या होती है? एक्टिविटीज। तो जो रीजन है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको कॉस्ट चार्ज करो। कॉस्ट कंट्रोल करना और रिड्यूस करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, मान लिए। अगली बात ये कहता है कॉस्ट डिपार्टमेंट्स को चार्ज करो, ये कहता है कॉस्ट एक्टिविटीज को चार्ज करें। चार्ज कैसे करें? चार्ज करने के दो ही तरीके, या एलोकेशन या फिर एपोर्शनमेंट। स्पेसिफिक है तो एलोकेशन, जनरल है तो एपोर्शनमेंट। तो एबीसी में भी बेटे एलोकेशन भी होती है और एपोर्शनमेंट भी होती है, लेकिन एबीसी में री एपोर्शनमेंट नहीं होती है। क्यों? रीपोर्शनमेंट इज व्हाट?
सर्विस डिपार्टमेंट से कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ जाए, वहाँ पे टोटल होके सिंगल OAR के थ्रू